तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ के बारे में। और जी हां, आज की वीडियो फेस कैम नहीं है, लेकिन फेस कैम वीडियोस जल्द वापस आ जाएंगी, उसकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप लोगों के जो वीकली शोज़ के रिव्यू हैं उनको चैनल पर डालने की कोशिश करूँ भाई, क्योंकि बहुत टाइम से लोग कह रहे हैं भाई कभी स्मैकडाउन की वीडियो आती है, कभी डायनामाइट की, रॉ की नहीं आती, कभी दूसरे शो की नहीं आती। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर शो को मैं वीकली एटलीस्ट कवर करूँ और कंसिस्टेंसी उस तरीके से हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रूथलेस एग्रेशन का जो नया एपिसोड है वो भी आपको 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाएगा और बाकी के जो बचे हुए 4 एपिसोड्स हैं वो बहुत कम टाइम के अंदर ही आपके पास आ जाएंगे। तो डेफिनेटली उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आज की रॉ की हम बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पे आता है गाइस सबसे पहला मैच बिग ई का अगेंस्ट केविन ओवेंस, जो कि एक स्टील केज मैच था। अब WWE ने विमेंस चैंपियनशिप का मैच मेन इवेंट में रखा हुआ था, इसकी वजह से इस मैच ने यहाँ पे शो को स्टार्ट करा। तो केविन ओवेंस, सेथ रॉलिंस और बिग ई की तरफ से हमें प्री टेप प्रोमोज यहाँ पे सुनने को मिले और उसके बाद इन दोनों के बीच में कमाल का स्टील केज मैच भी देखने को मिला। मैच की स्टोरी स्टार्टिंग में यही थी कि कुछ ना कुछ करके केविन ओवेंस एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिग ई उनको वापस रोक रहे हैं बार बार। एक पॉइंट आता है ऐसे मैच में जहां पे बॉस्टन क्रैब के अंदर केविन ओवेंस डालते हैं बिग ई को, वो काफी क्लोज आ जाते हैं एस्केप करने के लिए, लेकिन सेथ रॉलिंस आते हैं वहां पे और स्टील केज बंद कर देते हैं। केविन ओवेंस और बिग ई दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेथ रॉलिंस की जैसी ये इंटरफेरेंस हुई, वो पूरे समय रिंग साइड मैच देख रहे थे। केविन ओवेंस के पास 1-2 मोमेंट्स आई एस्केप करने की, लेकिन बिग ई उनको रोकते हैं और फ्रॉम द टॉप रोप लगा देते हैं एक बिग एंडिंग। उसके बाद वो एस्केप कर जाते हैं केज से एंड दिस इज हाउ ही विंस द मैच। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है बिग ई बाहर आते हैं, रॉलिंस आके उनको अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे बिग ई को अपर हैंड मिलता है, वो लगाते हैं यहाँ पे सबसे पहले एक बिग एंडिंग एक बार फिर से केविन ओवेंस के ऊपर और तीनों के बीच में यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रॉल भी देखने को मिली। तो ये ऑब्वियसली बिल्ड करा जा रहा है डे 1 के ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए। और मंडे नाइट रॉ की अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो ओवरऑल गाइज मुझे मैच भी अच्छा लगा और ओपनिंग भी काफी बढ़िया थी। इसके बाद हम बात करें तो शो थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा था और क्वीन जेलिना वेगा का मैच देखने को मिलता है निक्की ASH के साथ, जहां पे मुझे कुछ भी खास लगा नहीं। क्वीन जेलिना वेगा जीत जाती हैं। रिया रिप्ली और निक्की ऐश की टीम मेरे को कुछ इतनी पसंद आ नहीं रही है और टैग टीम चैंपियंस हम जानते हैं विमेंस के, उसमें इतने समय से हमारा कोई इंटरेस्ट था नहीं। इसके बाद एक काफी फनी सेगमेंट थी रैंडी ऑर्टन और रिडल की बैक स्टेज, जहां पे रिडल मतलब फोर्स करते हैं ऑर्टन को कि भाई तुम भी कोट पहनो मेरी तरीके। और आज जो है हमें एक RK ब्रोर्नामेंट देखने को मिलेगा जिसमें 4 टैग टीम्स हैं और उससे नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर्म करे जाएंगे और वो फिर चैलेंज करेंगे ऑब्वियसली RK ब्रो को फॉर द टाइटल्स। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन मान जाते हैं बात, रिडल की कोट पहनते हैं और बाहर उसी तरीके से वो अपनी एंट्री भी करते हैं। तो इस RK ब्रोर्नामेंट का जो पहला मैच हमें देखने को मिला वो था AJ स्टाइल्स एंड ओमोस अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि स्टाइल्स और ओमोस इजीली इस मैच को जीत जाएंगे। AJ स्टाइल्स जा रहे होते हैं अपनी फिनोमिनल फोरआर्म लगाने के लिए, लेकिन ओमोस अपने आप को यहाँ पे टैग इन कर लेते हैं और वो इतने ज्यादा फोकस थे यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अटैक करने पे कि वो खुद को काउंट आउट करा लेते हैं और इसकी वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ पे इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद AJ स्टाइल्स को समझ नहीं आता ओमोस ने ऐसा क्यों करा, ओमोस वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो पहली बार हमें थोड़ी सी जो है वो दिक्कतें देखने को मिली इन दोनों के बीच में और रिडल फिर यहाँ पे इंटरव्यू लेते हैं आके AJ स्टाइल्स की और उनसे पूछते हैं भाई कि तुम्हारे बीच में क्या दिक्कत चल रही है। और यहाँ पे इस तरीके से हमें एक एंटरटेनिंग सेगमेंट देखने को मिली। उसके बाद रैंडी ऑर्टन साफ साफ रिडल को बोल देते हैं कि भाई मैं तो अब जर्नलिस्ट की तरह और काम करूंगा नहीं, ना ही ये कोट पहनूंगा, तो तुम अपने आप संभाल लो इस चीज को बाकी के मैचेस में। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। एक ओपन चैलेंज था डेमियन प्रीस्ट अगेंस्ट रॉबर्ट रूड। यहाँ पे मैच में सच बताऊं तो मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिर्फ रेसलिंग वाइज में बात करूं तो ये मैच डिसेंट था। डॉल्फ जिगलर काफी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेमियन प्रीस्ट तब भी इस मैच को यहाँ पे जीत जाते हैं। इसके बाद बियांका बेलेयर का मैच होता है डूड्रॉप के साथ और इसमें एक बार फिर से भाई कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मंडे नाइट रॉ पे मोस्ट ऑफ द जो चीजें हो रही हैं उसमें भाई कुछ इतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। और यहाँ पे मैच से पहले डूड्रॉप जबकि बियांका को अटैक करती हैं, फिर भी बियांका यहाँ पे मैच जीत जाती हैं। कैसे? क्योंकि डूड्रॉप वहां से चली जाती हैं और वो भी एक बार फिर से यहाँ पे काउंट आउट हो जाती हैं। तो बियांका को पसंद नहीं आया किस तरीके से वो मैच जीती, लेकिन उनको यहाँ पे विक्ट्री मिल गई। नेक्स्ट सेगमेंट थी शो पे मिज टीवी की, जहाँ पे मिज के गेस्ट होने वाले थे एज। और यहाँ पे मिज आके सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से एज ने लास्ट वीक मुझे कॉम्प्लीमेंट करा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज पहले की तरह रहा है जो कि अपने प्राइम में था और वो आज हमको पता लग जाएगा। तो वो एज को इंट्रोड्यूस कराते हैं और एज यहाँ पे आके बात करते हैं, देखो मिज मैंने लास्ट वीक तुम्हें जो कॉम्प्लीमेंट दिया वो अभी भी मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, वो कॉम्प्लीमेंट अभी भी तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम मेरी काइंडनेस को मेरी वीकनेस मत समझो। तो मिज कहते हैं कि एज तुम अपनी काइंडनेस की बात कर रहे हो, ये काइंडनेस तुम मुझे अब दिखा रहे हो, लेकिन मुझे इसकी जरूरत थी बहुत सालों पहले जब मैं अपने करियर के अंदर स्ट्रगल
स्ट्रगल कर रहा था। तो एज कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है मिज, मैंने भी तुम्हें कई सालों पहले बोला था कि हाँ भाई तुम एक बहुत बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हो, भले ही तुम्हारे टैक्टिक्स सही नहीं थे लेकिन तुम सक्सीड कर पाते, लेकिन तुमने उस पॉइंट पे मेरी बात सुनी नहीं और तुम्हें हमेशा से यही लगता था कि हाँ भाई मैं बाकी पूरे रोस्टर से बेटर हूँ। एज कहते हैं सेम सिचुएशन में मैं भी तुम्हारे तरीके से था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बाकी सबसे बेटर हूँ। और एज को यहाँ पे मिस कहते हैं कि भाई एज तुम और कुछ नहीं बल्कि एक हिपोक्रेट हो, मैंने तुम्हारे करियर में जो तुमने करा ऑलरेडी उसको सरपास कर दिया है और 2022 जो है वो मिस का साल रहने वाला है और उस साल को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं एज को एक मैच में हराने के लिए। तो यहाँ पे कहते हैं एज कि भाई अगर एक चैलेंज है मिस तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। और गाइस इन दोनों का जो मैच है ऑफिशियल कर दिया गया है फॉर WWE Day 1। आप लोगों के ओपिनियंस में जानना चाहूंगा कि क्या एज के अगेंस्ट आप मिस की ये फ्यूड देखना चाहते थे या आप कोई और अपोनेंट सोच रहे थे कि एज के अगेंस्ट आ सकता है। मैं डेफिनेटली एजे स्टाइल्स वाला मैच देखना चाहता हूं, लेकिन शायद अब वो ओमोस और एजे का जब ब्रेकअप होगा उसके बाद ही उसका चांस बनेगा। एज ने अपने प्रोमो में मेंशन करा था एजे स्टाइल्स को, तो पॉसिबिलिटी गाइस उसकी अभी खत्म हुई नहीं है। इसके बाद आरके ब्रोनामेंट का अगला जो मैच था और ये था मिस्टीरियोस अगेंस्ट अल्फा अकेडमी। यहाँ पे मिस्टीरियोस जीत जाते हैं, लेकिन बहुत अजीब सी मुझे फिनिश लगी। ऐसा लग नहीं रहा था एक पॉइंट पे कि उसको उस तरीके से स्क्रिप्ट करा गया है, लेकिन यहाँ पे रिडल आते हैं मैच के बाद एक बार फिर से इंटरव्यू लेने की और यहाँ पे ओटिस उनको अटैक कर देते हैं। तो ऑटन इस पॉइंट पे थे नहीं रिडल की हेल्प करने के लिए और गाइस ये हमें देखने को मिला। तो अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स और मिस्टीरियोस का मैच होगा और जो भी उसको जीतेगा दे विल बिकम द नंबर 1 कंटेंडर्स। इसके बाद फिन बैलर होते हैं, यहाँ पे उनका मैच होता है टी बार के साथ जहाँ पे फिन बैलर जीत जाते हैं। एक बार फिर से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तो यहाँ पे था नहीं, लेकिन एक बैक स्टेज सेगमेंट में विंस मैकमैन पहले बोलते हैं ऑस्टिन थ्योरी को कि आज मैं तुम्हें एक मैच में डालूंगा। तो ऑस्टिन थ्योरी प्रिपेयर हो जाते हैं मैच के लिए, लेकिन बाद में विंस कहते हैं कि भाई अब जो है वो मैच कैंसिल कर दिया है तो तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा आज मुझे इंप्रेस करने का। तो ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे मैच के बाद आते हैं और फिन बैलर को अटैक करते हैं, उनको एक ATL लगाते हैं और उनके साथ एक सेल्फी भी खींचते हैं। तो ऑस्टिन थ्योरी के हिसाब से एक तरीका था विंस को इंप्रेस करने का, लेकिन क्या विंस एक्चुअली में इंप्रेस हुए या फिर नहीं वो तो गाइस अब हमें नेक्स्ट वीक ही पता लगेगा। और फाइनली जो इस शो का मेन इवेंट था फॉर द WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, बेकी लिंच अगेंस्ट लिव मॉर्गन। इनको काफी टाइम दिया गया एक अच्छा मैच देने के लिए और डेफिनेटली इन्होंने उस चीज पे डिलीवर करा। एक अच्छा मैच था और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि काफी क्लोज लिव मॉर्गन आ गई थी कई बार कि वो बेकी लिंच को इस पॉइंट पे हरा सकें। और पूरे मंडे नाइट रॉ में जिस तरीके से लिव मॉर्गन को हाइप करा जा रहा था, इनफैक्ट शो से पहले भी यही मैं सोच रहा था कि क्या एक्चुअली यहाँ पे एक अपसेट हो सकता है, क्या बेकी लिंच इस मैच को हार सकती हैं। लेकिन एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि WWE ने एग्जैक्टली वही सेम फिनिश यूज कर ली जो कि उन्होंने शार्लेट और बेकी के मैच में करी थी एट सर्वाइवर सीरीज। यानी कि बेकी लिंच रोल अप कर रही थी, पूरा सीक्वेंस चल रहा था और वहां पे वो रोप पकड़ती हैं और रेफरी को दिखता नहीं एंड बेकी विंस द मैच। तो अब दूसरी बार ऐसा हो गया है कि बड़े मैच के अंदर बेकी ने अपना टाइटल सेम तरीके से डिफेंड करा है और अब उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन ऑब्वियसली लेना चाहिए WWE को ताकि ये चीज अगली बार भी ऐसी ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं WWE की थोड़ी वीकनेस थी कि भाई वो और कोई भी फिनिश नहीं सोच पाए जो कि अभी उन्होंने जस्ट अपने पेपर व्यू में कराए, लेकिन लिव मॉर्गन को वो ज्यादा वीक नहीं दिखा सकते थे तो क्लीन फिनिश अवॉइड करने के लिए उन्होंने वही सेम चीज फिर से कर दी। तो डेफिनेटली आई थिंक डे 1 में इसका रीमैच हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों के क्या थॉट्स थे इस फिनिश के ऊपर और ओवरऑल मंडे नाइट रॉ के शो पे गाइस डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।